है बताया था, पैसेज पढ़ना है, पैसेज को समझना है एंड ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पैसेज सो दैट जब मैं क्वेश्चंस दिखाऊं तब आप पैसेज वापस देख सकेंगे। पैसेज का जो डिफिकल्टी लेवल है ये मॉडरेट है। मॉडरेट यानी कि ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा आसान है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आसान होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो पैसेज आपके पास रहना चाहिए ताकि आप यहाँ पर पैसेज जो है क्वेश्चन को देख सको कि पैसेज में क्या लिखा था, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सको क्वेश्चन का। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन सो द पैसेज एंड रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स क्योंकि इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका पैसेज रीड करना। 10 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट में आप पैसेज रीड करिए। ये पहला पोर्शन है and if you have taken screenshot just give me a thumbs up so that I can scroll down in the second portion। जब स्क्रीनशॉट ले लोगे तो एक थम्स अप दे देना हर कोई। 8 9 चलिए बहुत सारे बच्चों का आ रहा है थम्स अप यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड कीप योर माइक्स म्यूटेड बच्चे। यस ओके, तो ये आपका सेकेंड पोर्शन है। दिस इज योर सेकेंड पोर्शन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट टू एंड यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट आपका रेफरेंस के लिए है, नॉट फॉर द रीडिंग पर्पस। पढ़ना अभी ही है, ठीक है, आपका यहाँ पर रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट है ताकि आपको पता चल सके कि जब क्वेश्चन करूंगी तब कहाँ का आंसर खोज सकते हो आप, ठीक है। ऑलराइट, सो यस, चलिए तो सबका स्क्रीनशॉट हो गया मेरे ख्याल से दोनों पोर्शन का। जिनका नहीं भी हुआ है या जो लेट से अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं पहला स्क्रीन दिखा के रखती हूँ ताकि वो रीड करे या स्क्रीनशॉट ले ले, व्हाटएवर दे फील लाइक डूइंग। Yes, the other students who have joined right now, we are going to pursue here, we are going to study here the passage, comprehension passage, ठीक है। यहाँ पर जो comprehension आपको दिख रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट में भी रखें और यहाँ पर पढ़ भी लें। आई एम गिविंग यू 10 more minutes, ठीक है, 10 मिनट आपको दूंगी इस पैसेज को पढ़ने के लिए, ठीक है। पढ़ के समझिए, उसके बाद मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी बट उससे पहले आप खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड अगर किसी को ऐसा डाउट है कि पैसेज क्यों करना चाहिए तो मैं बता दूं, पैसेज आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, ठीक है, ना ही सिर्फ इंग्लिश, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में पैसेज आपका हेल्प करेगा। आप मैनेजमेंट की कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसे किस तरह आप समझेंगे, समझ के उसके बाद क्वेश्चन किस तरह आंसर करेंगे, इन सभी चीजों में पैसेज आपको हेल्प करता है। टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको हर एक चीज समझनी है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि एग्जाम से पहले पढ़ेंगे नहीं और एग्जाम में सारा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, तो इस चीज में भी वो हेल्प करते हैं। अगर आपने एक चीज समझी हुई है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि क्लास में आपने अच्छे से समझ लिया है और उसके बाद आप भूल गए हैं कि क्या पढ़ाया था मैम ने, तो जब आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे उसके बाद सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या चीजें पढ़ाई गई थी, वो सारी चीजें याद आने लगेंगी आपको। ये जो एक सेंसरी ऑर्गन होता है आपका ब्रेन, ये कैसे डेवलप होगा इस सेक्टर में, जब आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक बार में पढ़ के समझना है और उसके बाद आंसर करना है। अंडरस्टूड? ऑलराइट, सो आई एम गिविंग यू, यहाँ पर ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं तो 5-6 मिनट और मैं दे रही हूँ। इस ड्यूरेशन में आप यहाँ पर पैसेज रीड करिए। रीड करने के बावजूद आपको पैसेज का इज अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपका जो पर्सनल ओपिनियन है उससे इस पैसेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ गलत लिखा है तो डू नॉट कमेंट, क्योंकि इस पैसेज में जो हाँ, और किसी को क्लास से बाहर जाना है? ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका जो पैसेज है, ठीक है, पैसेज में यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हैं वो हम समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। यस, तो पैसेज में यहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा है। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि आपका जो भी पर्सनल ओपिनियन है, आपको अगर लगता है कि ये सही है या गलत है, आपको अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल एक आर्टिकल उठा के आपको दे दिया गया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे।
अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत लिखा है या इसमें कुछ ऐसा लिखा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो रियल लाइफ को रिलेटेबल नहीं लगता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर अनम्यूट नहीं होना चाहिए माइक बिना आपके हैंड रेज किए, ठीक है? तो इंसानों की तरह क्लास करिए यहाँ पर, ठीक है? अगेन somebody is joining, फिर से उसका डिकनेक्ट होगा, फिर से ज्वाइन होगा, ऑडियो कनेक्ट होगा, फिर से आवाज आएगी उसकी। यस, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन, ठीक है? कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है आपका भी और बाकी स्टूडेंट्स का भी, मेरा भी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बता रही जा रही है, ठीक है? फर्स्ट पैसेज में लिखा क्या है यहाँ पर, Indian education system is quite an old education system that still exists. Indian education system जो है वो बहुत ही पुराना एजुकेशन सिस्टम है जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? एग्जिस्ट करने का मतलब बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम शायद रहे होंगे जो पुराने सिविलाइजेशंस में है, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन है एक, या कुछ ऐसे तरह के बहुत सारे पुराने जो सिविलाइजेशन है वो सारे अब उनके बहुत सारे कम ट्रेसेस रह गए हैं, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो हमेशा से स्टेबल रही है और अभी तक चलती आ रही है। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। It has produced so many genius minds that are making India proud all over world. इन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने इतने सारे जीनियस माइंड्स दिए हैं। जीनियस माइंड मतलब वो लोग जिनके पास बहुत अच्छे, जिन्होंने कुछ इनोवेशन किया था या जिन्होंने कुछ खोज की थी, डिस्कवरी की थी, ये सारे लोग जो हैं बहुत, जिनका इंडिया से रिलेशन है या इंडियन ओरिजिन है, वो सभी लोग इंडिया को प्राउड करवाते हैं, यानी कि हम लोग को उन सभी पर गर्व है जो कि जीनियस माइंड है, ठीक है? However, while it is one of the oldest system, it is still not developed when compared to others which are in fact newer. ये जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, ये सबसे पुराना है। आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप कहने का मतलब ये है कि अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि रिसेंट लाइफ में जो चीजें हमें काम आती हैं जॉब के लिए, उन सभी चीजों के अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा है, ठीक है? which is not the case for the newer मतलब वो नए systems जो कुछ हजार साल पहले के हैं, ठीक है? या फिर कुछ 100 साल, 150 साल या कुछ 100 सालों पहले के हैं। तो ये सारे कंपैरेटिव टू इंडियन सिविलाइजेशन बहुत नए हैं और इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमसे थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है? This is so as the other countries have gone through growth and advancement. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं वो ग्रोथ और एडवांसमेंट से गुजरी हैं। इसका मतलब कि उनका ग्रोथ हुआ है, पूरे सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है। और एडवांसमेंट का मतलब कि कुछ चीजें जो हैं वो एडवांस हो गई हैं, फॉरवर्ड मूविंग हो गई हैं, अपडेटेड हो गई हैं। इस वजह से उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज स्टिल स्टक इन ओल्ड एजेस। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक पुराने तरीके से ही चल रहा है। इट फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड टू लेट इट रीच इट्स फुल पोटेंशियल। ओके, वन मोर थिंग, आई माइट बी गोइंग समथिंग ऑफ अ वेरी फास्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बोल दीजिए कि थोड़ा स्लो हो जाइए मैम, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर 5 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ तो मुझे एक बार बता दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैम यू आर गोइंग टू फास्ट, ठीक है? yes, it is a phase, it faces a lot of problem that needs to be sorted to reach to let it reach its full potential। यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉर्ट करनी है। सॉर्ट करने का मतलब कि यहाँ पर हमें उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है और ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो कि हमारे फेवर में हो, ठीक है? तो उसे कहते हैं सॉर्ट करना। और इसके बाद हमें क्या करना है, किस लिए सॉर्ट करना है? ताकि हम यहाँ पर फुल पोटेंशियल पे रीच कर सके। फुल पोटेंशियल यानी कि जो फुल कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी है कि हम इंटेलिजेंट लोगों को यहाँ पर हम जो फ्यूचर है बच्चों का वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, ठीक है। Our Indian education system faces a lot of problems that do not let it prosper and help other children succeed in life. ये जो सिस्टम है इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रॉस्पर नहीं कर पा रही है। जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, वो बेहतर नहीं बन पा रहा है, और जो बच्चे हैं उनका लाइफ में उनको सक्सेस हो सकता है इस वजह से नहीं मिल रहा हो क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम में कमी है, ठीक है। यस नीरज। मैम प्रॉस्पर का मीनिंग क्या होता है? प्रॉस्पर का मीनिंग होता है जब बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कोई इंस्टीट्यूट हो रहा हो या फिर कोई इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, वो अच्छे से स्टेबल हो जाए, ठीक है, वेल्थ में भी और हेल्थ में भी, तो उसे प्रॉस्पर होना कहते हैं। ओके, ऑलराइट, यस, नेक्स्ट यहाँ पर जो है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इट हैज टू फेस इज द पुअर ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो उसका बेसिस खराब है, ठीक है। जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है स्टूडेंट्स को भी और हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी। It judges the intelligence of the student on the basis of academics, which is in the form of एग्जाम पेपर, यानी कि हम इंटेलिजेंस को किस तरह जज करते हैं बच्चों की, एग्जाम पेपर के थ्रू। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो आप अच्छे हैं, अदरवाइज आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। That is very unfair to students who are good in their all over performance but not that good at specific subjects. आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, उनके पास बहुत सारी ट्रॉफीज होंगी, मेडल्स होंगे, सर्टिफिकेशंस होंगी, ये बताने के लिए कि वो बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट रह चुके हैं बहुत सारे कंपटीशन में। लेकिन उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते थे या एवरेज मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लाते थे। इस वजह से जो बच्चे बाकी चीजों में अच्छे हैं, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस तो उनका अच्छा ही है। अगर आप इस नजरिए से देखें कि एक बच्चा जो है, मान लीजिए वो फुटबॉल टीम में खेलता है या खेलती है, तो उस पर्सन को या फिर उस बच्चे को वहां पर वो फुटबॉल टीम के कैप्टन है, जो भी है, लड़का है लड़की है, वो फुटबॉल टीम के कैप्टन है और उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं खुद के परफॉर्मेंस के लिए भी और बहुत सारे ट्रॉफीज जीती हैं अपने स्कूल या यानी कि उनके जो मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट्स में वो करीब करीब आप समझ लीजिए 60, 50, 40 या बहुत ज्यादा 70, 65 तक जा रहे हैं उनके मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ कि उसने मतलब उसने इतने सारे मेडल्स लाके दिए, उसने इतने सारी ट्रॉफीज लाके दी, लेकिन उस चीज पे आप उसको जज नहीं कर रहे हैं। और जो उसने नंबर लेके आए हैं वो इतने भी खराब नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो फेल हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, एवरेज मार्किंग लेके आया है, 70% खराब नहीं है, 60% खराब नहीं है, लेकिन हम उस बच्चे को जज कर रहे हैं किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर वो 90% नहीं ला पा रहा है या 99% मार्क्स नहीं ला पा रहा है, ठीक है। तो उन जैसे बच्चों के लिए ये सिस्टम जो है, ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है, जिस तरह हम ग्रेड करते हैं बच्चों को, ये बहुत ही खराब है। गिव मी अ मिनट। बच्चे माइक बंद रखिए, डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करिए। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर ये जो है इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनका कुछ सब्जेक्ट में, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि फेल हो रहा है, अच्छे 90%, 80% नहीं ला पाता है, तो उससे ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी जो होती है वो नहीं देखी जाती है और उन बच्चों को बुरा स्टूडेंट बोल दिया जाता है या डांटा जाता है उन्हें, ताकि वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे, इस तरह का उनको बोला जाता है, ठीक है। Moreover, they only strive to get good marks, not paying attention to understand what is taught.
मतलब उन्हें सिर्फ गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बोला जाता है। ये चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो अच्छे से समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं। बच्चे बार बार कह रही हूँ, अगर दोबारा किसी का अनम्यूट हुआ बिना वजह तो यहाँ से क्लास से मैं बाहर निकाल दूंगी। ये बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है मेरे लिए भी, और आपके जो बच्चे सुन रहे हैं अच्छे से ध्यान से उनके लिए भी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इस तरह का कोई भी डिस्टरबेंस। जस्ट बिकॉज क्लास में नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढंग से क्लास नहीं करेंगे। In other words, this encourages getting good marks through mugging up. Mugging up का मतलब होता है रट कर या फिर किसी भी मतलब आप समझ नहीं रहे हो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह, पकड़ नहीं बना, आप बस रट ले रहे हो जो भी चीज आपको याद करनी है एग्जाम पर्पस से, और यही चीज इनकरेज करता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। Furthermore, we see how Indian education system focuses on theory. हमारा जो सिस्टम है वो थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और बहुत ही लिटिल परसेंटेज देता है प्रैक्टिकल के। ये चीज आपने 11th-12th में देखी ही होगी कि आपका 70-80 नंबर का आपका पेपर होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल या असेसमेंट्स जो भी होते हैं आपके 20-30 नंबर के होते हैं। यानी कि हमारे सिस्टम में थ्योरीज के ऊपर बेस्ड आपको नंबर दिए जाते हैं, उसके बेस्ड आप पे जज किया जाता है आप कितना अच्छा पढ़ते हैं कितना नहीं, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत कम दी जाती है। ठीक है। दिस मेक्स देम, मतलब क्या होता है मैम? सॉरी, स्ट्राइव मतलब? स्ट्राइव का मतलब उस पे जोर देना। ठीक है। मतलब उसको मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने ये कंक्लूजन निकाला कि ये काम ऐसा करना चाहिए। स्ट्राइव का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रॉस्पर करना, एक तरह से बढ़ना। ठीक है। स्ट्राइव करने का बढ़ाना या बढ़ना मतलब होता है। ठीक है। तो स्ट्राइव कर रहे हैं यानी कि इस चीज को आप बढ़ा हैं कि मार्क्स जो हैं वो आपके अच्छे आने चाहिए, भले आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। ओके। ओके मैम, थैंक यू। All right. So this makes them run for bookish knowledge and not actual applying to the real world, यानी application for the real world। मतलब यहाँ पर बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वो बुकिश नॉलेज गेन करें और रियल वर्ल्ड में जो उनको नॉलेज चाहिए होती है उस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। The practice makes them perplex. This practice makes them perplex when they go out in the real world due to lack of practical knowledge. और आप जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं कोई भी काम लेने के लिए, तो उस टाइम में आपके पास लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज होने के कारण आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस तरह काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, कौन सा काम हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो भी जॉब्स करते हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चाहे आपका किसी भी तरह का जॉब हो, कोई भी थ्योरी आपकी तब तक काम की नहीं है जब तक आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं डालते हैं, आप रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं डालते हैं। ठीक है। तो इस चीज को इनकरेजमेंट नहीं किया जाता है और इसी वजह से जो बच्चे हमारे एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलते हैं वो जॉब को तुरंत नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको हर चीज की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाके वो काम अच्छे से कर पाते हैं। Most importantly, the Indian education system does not emphasize enough in the importance of sports and arts. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स को। ठीक है। स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो कि लाइफ के हर एक चीज में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है। आप टीम वर्क सीखते हैं, आप मैनेजमेंट सीखते हैं, आप यहाँ पर हाउ टू बी अ गुड लीडर, ये सारी चीजें आप किसी भी स्पोर्ट्स से आराम से सीख सकते हैं। आर्ट्स आपको क्रिएटिव माइंड करने में हेल्प करता है, आपकी क्यूरियोसिटी जगाने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए रियल लाइफ एस्पेक्ट में काम आती हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिखेगा। ऑल राइट, एनीथिंग दैट यू हैव डाउट टिल नाउ? अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई उसमें किसी को भी कोई डाउट? ये मैं इसीलिए समझ, परप्लेक्स्ड का मतलब बताइए। परप्लेक्स का मतलब कि आप वहां पर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आप परेशान हो जा रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एनीथिंग एल्स? यस, ये मीनिंग मैं इसीलिए समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप खुद पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं और एक्चुअल मीनिंग क्या है जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसका। ठीक है।
All right, where were we? Yes, students are always asked to study all the time when where they get no time for other activities like sport and art. हमें जो बच्चे हैं हम उनको बार बार फोर्स करते हैं कि वो हमेशा पढ़ते ही रहें और इस वजह से उनको बाकी एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है. And the Indian education system is facing so many problems. We need to come up with effective solutions so that it improves and creates a brighter future for student. हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं हमें इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकालना है. इफेक्टिव सॉल्यूशंस क्यों लिखा गया है? इसका कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरह के सॉल्यूशन निकालने हैं जो कि बहुत ही जल्दी इफेक्ट करे, ठीक है, और इससे किसी का नुकसान ना हो, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको फ्यूचर जो है वो इम्प्रोवाइज कर सके, इम्प्रूव कर सके और ब्राइट बना सके. We can start by focusing on the skill development of student. हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? स्किल डेवलपमेंट क्लासेस लेकर या स्किल किसी तरह डेवलप करके बच्चों का उस yes, the schools and colleges must not only focus on ranks and grade but on the analytical and creative thinking of student. स्कूल्स और कॉलेजेस को सिर्फ रैंक और ग्रेड्स पे ध्यान नहीं देना है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन लास्ट आ रहा है, किसका 90% आया, किसका 80% आया, 30% आया, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. मतलब इस पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, लेकिन इससे अलग हटकर हमें क्रिएटिव और एनालिटिकल स्किल डेवलप करना है अपने स्टूडेंट्स में. क्रिएटिव और एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है? एनालिटिकल मतलब कि आप किसी भी प्रॉब्लम का कितने तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना कि किसी का प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कि आप जो रिसोर्सेज हैं उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें और अपना भी डेवलपमेंट करते रहें. उसका मतलब सस्टेनेबल होता है डेवलपमेंट. एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग रिसोर्सेज यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, इस तरीके से कि जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम आई आपके पास एक प्लान बन गया कि उसको कैसे सॉल्व करना है. आपने ब्रेन में ही अपना एक प्लान क्रिएट कर लिया कि हम इस तरह करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा, इस तरह करेंगे तो ऐसे सॉल्व होगा. ये आपका एनालिटिकल थिंकिंग होता है. क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि अलग अलग तरीके से किस तरह हम इसको और मजेदार बना सकते हैं, किस तरह से इसको हम और ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं. ये सारी चीजें आपकी क्रिएटिव स्किल डेवलपमेंट के लिए होती हैं. In addition, subject must not be merely taught theoretically but with practical. जो कुछ सब्जेक्ट्स होती हैं जिनको सिर्फ थियोरेटिकली ही नहीं प्रैक्टिकली भी समझाना जरूरी होता है. जैसा कि अगर आपने 12th में ध्यान दिया होगा तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसे पता होगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम प्रैक्टिकल वे में समझाएं तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. ठीक है, अगर हम सॉल्ट दिखाते हैं बच्चों को, ये अलग अलग सॉल्ट हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसको इससे मिक्स करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, तो करके अगर दिखाते हैं तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, बच्चों को सब्जेक्ट का ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है और उन्हें रटना नहीं पड़ता है. ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण उन्हें चीजें रटनी नहीं पड़ती हैं, उन्हें उसको समझ में आता है सब कुछ, पूरा सब्जेक्ट जो है सब कुछ समझ में आ जाता है अच्छे से. Also, the syllabus must be updated with the changing time and not follow the old pattern. जो syllabus है वो change करना चाहिए, old pattern को follow नहीं करना है हमें. ठीक है. Other than that, government and private colleges must now increase the payroll of teachers as they clearly deserve more than what they offered. To save money, schools hire teachers who are not qualified enough. This creates a bad classroom environment and learning. They must hire if they are fit for the job and not because they are working at a lesser salary. ठीक है, हमें जो प्राइवेट और कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, वो उनको टीचर्स की पेरोल बढ़ानी चाहिए जो कि वो डिजर्व करते हैं, और सिर्फ पैसे बचाने के लिए वो इन लोगों को क्वालिफाइड या इन लोगों को टीचर की तरह हायर ना करें जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है. क्वालिफिकेशन मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, क्वालिफिकेशन मतलब कि वो पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते.
अगर उनके पास वो टैलेंट है या क्वालिफाइड है कि वो पढ़ा सकते हैं, हु आर फिट फॉर द जॉब, उनको आप हायर करें, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कम सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से अगर आप इस तरह के वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं जो कम सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि आपका क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वो अच्छे से समझा ना पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते हैं। तो इस तरह के टीचर हमें नहीं रखने हैं, हमें ऐसे टीचर रखने हैं जो प्रैक्टिकल यूज बताएं, जो भी चीजें वो पढ़ा रहे हैं उसका, प्लस जो क्रिएटिव थिंकिंग है बच्चों की माइंड में, वहां पर उसका माइंड डेवलप करवाएं। इससे बेटर कि आप उससे रटवा नहीं रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं उससे उसका माइंड डेवलप हो, वो क्वेश्चन पूछे, वो आंसर करे। ठीक है, ये सारा चीज वहां पर इंटरेक्शन क्लास में होना चाहिए। अंडरस्टूड ना? यहाँ पर ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया, और जो बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं बार बार बताया है बच्चे कि अगर आपका नेटवर्क इशू होता है, रीज्वाइन करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो यहाँ पर मैसेज लीव कर दो चैट बॉक्स में। अदरवाइज लेट अटेंडेंस किसी दिन लग जाएगा, फिर बोलोगे मैम को आके कि मैम अटेंडेंस शॉर्टेज हो रहा है, तो फिर कैसे होगा इस तरह। यही सब रीजन की वजह से बहुत सारे बच्चों का शॉर्टेज हुआ है। आपको अगर लेट से बार बार रीज्वाइन कर रहे हो, जस्ट लीव अ मैसेज इन द चैट बॉक्स कि मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, हो सकता है मुझे बार बार ज्वाइन करना पड़े। 2 बजने जा रहे हैं, आपका क्लास ऑलमोस्ट हाफ एन आवर चला गया है, अभी आप बार बार रीज्वाइन कर रहे हो, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हाफ एन आवर के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। Just leave a message कि yes ma'am, I am having some network issue, there might be some problems while I have to rejoin. Okay, so question number 1, अगर आपको सबको समझ में आ गया, सबके पास स्क्रीनशॉट है पैसेज का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे आंसर चाहिए बहुत सारे बच्चों का। What are the major problems faced by the education system? इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन ए नॉन डेवलपमेंट, डेवलप नहीं कर पाना। ऑप्शन बी पुअर ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा नहीं होना। ऑप्शन सी स्टक इन ओल्ड टाइम, पुराने टाइम में बैठे रहना। या फिर ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। ऑल राइट, यस प्रशांत। जी मैम। ओके, यहाँ पर अनम्यूट नहीं करेंगे आप माइक। ओके, यस, रोल नंबर 20 नीरज। मैम स्टक इन ओल्ड टाइम। ओके, yes, roll number 20, batch 1, Suman. Ma'am, poor grading system. Poor grading system. Okay, and who else is this? Batch 1, Shivani. Yes, ma'am, poor grading system. Okay. Ashish, Rohit and Sonali, do you have the same answer for me? Yes ma'am. B. Yes, ma'am. Poor grading system. Option B. Option B. Okay, batch 2 128 का आंसर आ गया। Batch 1, Sonali, what was your roll number? Please let me know. Ma'am, 51. 51, yes. Okay, 107, Vaibhav. Ma'am, C होगा, stuck in old time. Okay, yes, Shivam. Ma'am, option B, poor grading system. Okay, anybody else? Akriti, yes. Yes, ma'am. Option B, poor grading system. Okay. 83 roll number and roll number how much? 30 and 29. अच्छा, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, हाउ मेनी आर सपोर्टिंग बी? ऑप्शन बी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बी और सी बोल रहे हो, ए और
डी कोई नहीं बोल रहा है, तो पहले हम बी और सी का पूछ लेते हैं कि कितने सपोर्टर्स हैं। बी को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग हैंड रेस करें। सी वाले बच्चे जो सी बोल रहे हैं वो हैंड लोअर कर लें। आप लोग सब बी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके 32 स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। बी को यहाँ 32 वोट्स मिले। सी को कितने सारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं? थर्टी 37। ओके चलिए, ये तो अप्रोक्सीमेटली सेम टाई हो गया फिर तो। ओके लोअर द हैंड्स एवरीवन, लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द पैसेज हियर। यहाँ पर पैसेज में क्या लिखा है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये चीज मैंने बताया था, जब आप पैसेज से आंसर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज करेंगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका दैट इज रिटन राइट हियर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज हैज इट, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है हैज टू फेस इज द पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारा बिगेस्ट इशू है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, yes, question number 2, let me just, yes, इसको एक साथ कर लेते हैं। और question number 2, what are the steps that could be taken by schools for the development of children? Option A, focusing on ranks and grades. Option B, analytical and creative skills. Option C, both. And option D, none. Okay, who are in the support of option A? क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन ए कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ऑप्शन ए कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? 3 स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन बी? दोनों तो नहीं आप सपोर्ट करोगे बच्चे। आई एम लुकिंग ऑन एट द पीपल हु आर रेजिंग देयर हैंड। दोनों ऑप्शन थोड़ी सपोर्ट करोगे, कोई एक सपोर्ट करिए। ऑप्शन बी में यहाँ पर 35 स्टूडेंट आर गोइंग टू सपोर्ट। चलिए, कोई ऐसा जो सी और डी को भी सपोर्ट कर रहा है? सी ऑप्शन कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ओके, अप्रोक्सीमेट 10 और 8 स्टूडेंट आर सपोर्टिंग ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? ओके, so let's see how what is the answer here. Yes, I can see all the students who are answering through the chat box also. ठीक है, मुझे यहाँ पर आंसर आपका दिख रहा है सबका। तो alright, so let's see what is the answer here. यहाँ पर क्या steps हमें लेने हैं डेवलपमेंट के लिए? That will be in which paragraph? It will be in this paragraph. ठीक है, यहाँ पर we have to start focusing on skill development, and the schools and colleges must focus on the ranks, not only on focus on ranks and grade, but the analytical and creative thinking of children. इस लाइन का मतलब ये है कि उनका फोकस ग्रेड और रैंक्स पे तो ऑलरेडी है, तो डेवलपमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो एक्स्ट्रा क्या चीज पे चाहिए उन्हें? एक्स्ट्रा चाहिए एनालिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके, और क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच इज आयरॉनिकल अबाउट द इंडियन एजुकेशन सोसाइटी या सिस्टम। आयरॉनिकल का मतलब होता है वो चीज जो आप सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए कि आपने किसी की हेल्प की, ठीक है, और आपने किसी की हेल्प की तो आप उम्मीद कर रहे हैं से कि वो भी आपकी हेल्प करेगा जब आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपने उससे हेल्प मांगी तो उसने हेल्प नहीं की। ठीक है, तो इस सिचुएशन को आयरनी कहा जाता है, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और लेकिन होता नहीं है वो चीज। यस रोहित? मैम डी होगा। अनामिका? यस,
यस मैम डी होगा। All right, so I can see the answers here in the chat box also. यहाँ पर कितने लोगों ने खड़ा कर दिया हाथ? 6 लोगों ने. Yes, all the 6 students who have raised their hand, that is roll number 33, 101, 128, 129, 83 and 51. आप लोग सब कोई यहाँ पर 99 also. आप लोग सब कोई यहाँ पर डी को सपोर्ट कर रहा है या फिर कोई और ऑप्शन? ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन डी के अलावा अगर कोई और ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है तो वो पहले हैंड रेज करे. Anybody who is not supporting option D, they can raise their hand. Anybody who is not supporting option D? Yes, roll number 5, Vivek. What option are you supporting? Ma'am, option number B. B. B, old yet developed. Okay. 178. Shivani. Option number B, ma'am. All yet developed. Okay, option B. Roll number 33, Anamika. You have already told your answer, na? यस मैम। Okay. चलिए यहाँ पर आंसर सबके हो गए तो let's see what is the answer here written in the, क्योंकि according to the passage हमें find out करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आयरॉनिकली क्या है? आयरॉनिकल मतलब बताया कि जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन आपको मिलती नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही पैसेज में बताया गया है कि यहाँ पर जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, हाउएवर while it is one of the oldest system, it is not that developed when it is compared to the other which are in fact newer. यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे पुराना है, ठीक है, या वन ऑफ द ओल्डेस्ट है. ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो डेवलप्ड भी हो क्योंकि वो सबसे पुराना है. लेकिन वो डेवलप नहीं है जब हम उसे नए जो सिस्टम्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं. तो ठीक है, ऊपर वाला लाइन में तो लिखा हुआ है, क्या बच्चे लिखा हुआ है? एक all education system that still exists. हाँ, यही तो लिखा हुआ है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिखा हुआ है. डेवलप किया है ये नहीं लिखा है. एग्जिस्ट मतलब अभी भी है वो चीज. ठीक है, एग्जिस्ट करना मतलब अभी भी है. ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि कुछ ट्रेसेस जो हैं आपको मिले हैं ये अबाउट द एंशिएंट होम ऑफ राम इन अयोध्या. राम के जो पुराना घर था अयोध्या में, उसके कुछ आपको रेसिडुअल मिला है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ. आप इससे ऐसा तो नहीं बोल सकते कि राम जी यहाँ पर रह रहे हैं अभी. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट में से एक है. ठीक है, जो सबसे पुरानी है उनमें से एक है, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन वो डेवलप नहीं है. ठीक है, उसमें वो सारी चीजें नहीं इंक्लूडेड है जो यहाँ पर हमने बताई कि जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स अभी भी उस यूनिवर्सिटी में भी है जो कि सबसे पुराने में से एक है. ठीक है, तो जो यहाँ पर आयरनी है दैट इज कि यहाँ पर जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है या ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम है उनमें से एक होने के बावजूद हम डेवलप नहीं कर पाए. ठीक है, अभी भी डाउट है किसी को तो हैंड रेज कर लीजिए. आई विल एक्सप्लेन अगेन. Okay, so if you don't have any doubt, let's move on to the next question. That is question number 4. Which of the following factors is responsible for creating the bad environment in exam, in classroom? Classroom में bad environment क्या responsibility किस वजह से होता है? कौन responsible है bad environment create करने के? Question number, that is options are lack of knowledge, B, mere theoretical teaching, option C, unqualified teachers, and option D, old pattern of studies. According to the passage answer करिए. Yes, I can see 9 people raising their hand. Yes, Akriti, what is your answer? ऑप्शन सी मैम, अनक्वालिफाइड टीचर्स। Okay,
यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से जो भी सी के अलावा कोई सपोर्ट कर रहा है वो हैंड रेज करिए. आई कैन सी ऑल द नेम्स हियर, ऑल द स्टूडेंट हु हैव रेज्ड. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बस उन लोगों का हैंड रेज चाहिए जो लोग सी के अलावा और कोई ऑप्शन चूज कर रहे हैं. अनक्वालिफाइड टीचर्स के अलावा कोई और ऑप्शन है अगर आपका? ओके, यस, रोशन, व्हाट इज योर आंसर? मैम डी, ओल्ड सन ऑफ स्टडी. ओके, roll number 28, Ritik, what is your answer? Ritik, are you able to hear my voice? Ritik, if you're unable to unmute yourself, you can write your answer in the chat box. I can see your answer here also. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मुझे मिल गए. इसके अलावा और कोई ऑप्शन जो कोई चूज करना चाहता है अदर देन सी और डी? सी और डी का बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, सी को, और डी को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है. तो आई नीड टू टेल मी इफ I need you to tell me if anyone who supports other than these two options, A या B को अगर कोई सपोर्ट. अनम्यूट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहा है तो हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से हुआ हो. That's all right. You can just answer here in the chat box also. Okay, so we have here how many? चलिए, सी को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट. पैसेज में देखते हैं. सी, ऑलवेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपको उतना ही आंसर करना है जितना लिखा हुआ है. ठीक है, अपने से आप आंसर कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, बट उसके अलग क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना. जैसे कुछ एग्जाम्स में आपके कॉम्प्रिहेंशन से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें लिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो पैसेज है इसको अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि हम किस तरह जाने ये चीज कि जो टीचर है वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं. तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको लिख के बताना पड़ेगा. तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप पूरा पैसेज समझे हुए होंगे और आपका खुद का ओपिनियन आपको लिखना आता है तब. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एमसीक्यू ही होगा. आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से कई बार आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं आना. ठीक है, बट दोज आर वेरी रेयर. स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर किसी कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप विप्रो वगैरह में यहाँ कॉलेज की तरफ से अप्लाई करेंगे या खुद से भी अप्लाई करेंगे, तो वहां पर जो ऐसे वगैरह ये अगर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आता भी है तो वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि वहां पर आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग से दिया होगा. ठीक है, जैसे विप्रो है तो वो एक 2 सेक्शंस में अपना एग्जाम लेती है. रिटन एग्जाम उसका 2 सेक्शन में होता है. पहला जिसमें एमसीक्यू रहता है, 3 पोर्शन रहते हैं उसमें, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग और एक आपका दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, एक मैथ्स का और रीजनिंग का जो भी रहता है. एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है जो 3 सेक्शंस का रहता है, एक मैथ्स, एक रीजनिंग और एक ये इंग्लिश का. ठीक है, और उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको एक ऐसे लिखना रहेगा. ठीक है, देयर विल बी 20 मिनट ड्यूरेशन. 20 मिनट ड्यूरेशन में आपको 200 वर्ड का एक ऐसे लिखना होगा. टॉपिक आपको एट द टाइम दिया जाएगा, वो पहले से नहीं दिया जाता है. ठीक है, और वही टीसीएस में अगर आप अप्लाई करते हैं, टीसीएस में अगेन आपको 2 सेक्शंस दिए जाएंगे. पहला सेक्शन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा. सेकेंड सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, दैट इज आई थिंक 10 नंबर मार्क्स का वो क्वेश्चन रहता है, जिसमें एक प्रोग्रामिंग आपको लिखने के लिए क्वेश्चन में दी जाएगी. और वो प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन एट द मोमेंट ही दिया जाता है, पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपको हेल्प करेंगी कि सब्जेक्टिव जो रहता है वो बहुत कम रहता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन सम टाइप ऑफ कंपनी के लिए. अगर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इस टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट में इस तरह का पैटर्न रहता है. इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, सब्जेक्टिव 1 या 2 रहता है. लेकिन अगर आप इसके अलावा कैट मैट में अप्लाई करते हैं तो उन सब चीजों में यहाँ पर अगर आप आगे फर्दर स्टडी अगर आपको करना है, हालांकि आपके लिए नहीं है, ये सब मैनेजमेंट में रहता है, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाहर कोई
कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहते हो तो वहां पर कभी कभार सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, ठीक है। सो हियर आवर क्वेश्चन इज कि यहाँ पर lack of the factor that is responsible for creating bad environment in the classroom। तो यहाँ पर according to your passage ही लिखा हुआ है कि ये चीजें क्लासरूम में bad environment create करती हैं। क्या environment create करती हैं? Who are not qualified teachers, to save money the school hire teachers who are not qualified enough, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C, that is your correct answer। yes, question number, state the, कोई क्वेश्चन है बच्चे? यस मैम, बट मैम रियल लाइफ में तो टीचर्स तो पैटर्न ऑफ लर्निंग ये ज्यादा क्रिएट कर एनवायरनमेंट। बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग बैड एनवायरनमेंट इन, हाँ बच्चे आई थिंक योर वॉइस इज ब्रेकिंग, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपने क्या कहा। बट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कि यहाँ पर ओल्ड पैटर्न ऑफ स्टडी क्यों नहीं लिखा गया है, या लैक ऑफ नॉलेज क्यों नहीं लिखा गया है, या थ्योरेटिकल टीचिंग क्यों नहीं लिखा गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। दीज आर ऑल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर करना है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में यही चीज है कि अगर आप थ्योरेटिकल लिख रहे हैं, आपसे आपका ओपिनियन मांगा गया है, तो उसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं जो चीजें आपने समझी हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू है, इसका मतलब कि वहां पर आंसर आपको पैसेज के ही अकॉर्डिंग करना है, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना। तो हमारे हिसाब से तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, जितने भी ऑप्शंस में सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन यहाँ पर पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि टू सेव मनी the schools hire teachers that are not qualified enough, this create a very bad classroom environment and learning, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि पैसेज में लिखा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसी चीज को आंसर करेंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ अपना ओपिनियन देखें तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें ऐसी हैं या चारों चीजें ऐसी हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो जो बैड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। State the antonym of the word perplex। Antonym का मतलब होता है जो opposite meaning convey कर रहा हो। Perplex का मतलब समझाया था, दोबारा समझाऊंगी तो आपको शायद मतलब आंसर मिल जाए, तो इसीलिए अभी नहीं समझा सकती। एंटोनिम ढूंढना है, यानी कि perplex का जो मतलब है, इनमें से ऐसा वर्ड ढूंढना है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, perplex के मीनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके, Is there anyone who is answering this question? चलिए, क्वेश्चन का मुझे आंसर तो आ रहा है यहाँ पर। Yes, very good. Keep on answering, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गलत सही कोई बात नहीं, जैसा भी है आंसर करो, ठीक है। पार्टिसिपेटिव होना ज्यादा जरूरी है। बच्चे 5N नहीं होगा, ऑप्शन ठीक से टाइप करिए। ओके, All right, so a lot of students are answering the questions। चलिए, आंसर आपको करना है तो आप करते रह सकते हैं। At the time, I'm just going to go ahead and explain all the words, क्योंकि मतलब आपको सभी वर्ड्स का पता होना चाहिए पहले से, तभी आप एंटोनिम सिनोनिम बना सकते हो। Let me just do this. Yeah. ओके, परप्लेक्स का मतलब मैंने बताया था। परप्लेक्स का मतलब होता है कि जहां पर आप परेशान हो यस आयुषी। ओके, परप्लेक्स का मतलब होता है कि जहां आप परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एकदम कंफ्यूज स्टेट में एकदम सॉलिड आप हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, किस तरह से निकाला जाए, क्या किया जाए, ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें बिविल्डर का मतलब क्या होता है? बिविल्डर का मतलब होता है व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है। जब आप मतलब आप शॉक में रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे मतलब सरप्राइज प्लान किया किसी के लिए, ठीक है,
और अचानक से आपने उसे सरप्राइज किया, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया कि क्यों सरप्राइज प्लान किया। मतलब 2 मिनट के आप इतने शॉक में चले जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इट इज बेसिकली यू कैन से द सेम मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर मीनिंग कन्वेड बाय परप्लेक्स्ड। ठीक है, परप्लेक्स का सिमिलर मीनिंग कन्वे हो रहा है। तो जब सिमिलर मीनिंग कन्वे होता है तो वो सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स आपका पूरा ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, सेकंड बी ऑप्शन इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने कोई आपको कॉन्सेप्ट जब समझाया तो इतने अच्छे से समझाया को भी नहीं रहा। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा। अनम्यूट मत करिए बच्चे, बार बार समझा रही हूँ। डाउट है तो हैंड रेस कर लो, मैं चुप हो जाऊंगी, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज बिना मतलब कि आप यहाँ अनम्यूट करेंगे, क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, मेरा वॉइस वहां पर वीडियो में कट जाता है। फिर बच्चे कोई देखा जो छूट गया है जिसका क्लास, वो देखेगा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोला। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज इतने अच्छे से समझाएं या समझें कि वहां पर कोई भी डाउट होने का चांस ही ना रहे। ठीक है, पर्टर्ब्ड का मतलब होता है कि आप वहां पर किसी ऐसे सिचुएशन में डाल दिए गए हैं। ठीक है, पर्टर्ब्ड का अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग डालेंगे तो पर्टर्ब्ड का भी एक तरह से मीनिंग यही होता है कि आप ऐसे सिचुएशन में डाल दिए गए हैं जहां पर आप बहुत कंफ्यूज हैं। मतलब आपने खुद से नहीं गए हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, आप बहुत ही अनसेटल्ड हो गए हैं, मतलब कि आपको परेशानी हो रही है, आपको एंग्शियसनेस हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट कंटेन्स द सिमिलर मीनिंग एट परप्लेक्स। ठीक है, सेम नहीं, सिमिलर। रिमेंबर दैट not all the synonyms have the same meaning, they have similar meaning. ठीक है, ओके। confound का मतलब होता है जब आप यहाँ पर ओके, प्रशांत कुमार, ये इसका जब ये करे हो जाएगा कंपाउंड आपका। प्रशांत कुमार, इफ यू आर एबल टू हेयर माय वॉइस, आप 2-3 बार ज्वाइन कर चुके हैं क्लास। कितनी बार समझाया है कि जब आपका यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है तो प्लीज राइट अ टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो दैट यू आर ज्वाइनिंग और रीज्वाइनिंग बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। यस मैम, नेटवर्क में बता के थोड़ी ना जाता है। नहीं बच्चे, आप रीज्वाइन तो कर रहे हो ना। ठीक है, रीज्वाइन कर, यस मैम। आप तुरंत मैसेज मुझे कर दीजिए। ठीक है, कि मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। अदरवाइज फिर मुझे याद, आपका याद था क्योंकि आपका नाम मैंने यहाँ पर आंसर आप दे रहे थे तो मुझे याद हो गया आपका नाम। अदरवाइज कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं और उनका नेटवर्क इश्यूज की वजह से ना वो मेरे को सुन पाते हैं अच्छे से, ना मैं उनका कुछ पूछ पाती हूँ उनसे। तो जब भी नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार रिज्वाइन हो रहा है, तो एक ही बार में आप यहाँ पर मैसेज लीव कर दीजिए कि मैम मेरा नेटवर्क इशू है। फिर बीच में क्लास में हो ना हो कोई मतलब नहीं है, एक बार भी अगर ऐसा हो रहा है कि आप रिज्वाइन करना पड़ रहा है तो आप यहाँ मैसेज छोड़ दीजिए। यस, कन्फाउंड का मतलब होता है कि जब आप किसी को मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 4-5 महीने से काम कर रहे हैं एक ऑफिस में। ठीक है, आपने बहुत मतलब आपको बहुत सारा काम दिया जा रहा है करने के लिए, आप एकदम 4 घंटे 5 घंटे लगातार काम किए जा रहे हैं और आपका जो सीनियर है वो आप पे बहुत चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है, लेकिन 6 महीने बाद आपको इंसेंटिव भी मिलता है, यानी कि आपको कुछ बोनस मिलता है। ठीक है, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इतना सारा काम दिया जा रहा था और आप पे जो आपके सीनियर हैं वो हमेशा चिल्ला रहे थे, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपकी। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मुझे क्यों यहाँ पर इंसेंटिव दिया गया। तो उस कंफ्यूज स्टेट में मतलब अच्छे तरीके से, तो ठीक है, मतलब आप परेशान नहीं है, लेकिन एक अच्छा चीज हुआ उसके लिए भी आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। ठीक है, इसी वजह से इसको, उस सिचुएशन को कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कि आप कंपाउंड हो गए कि यू आर कंपाउंड दैट व्हाई डिड आई गेट दैट इंसेंटिव। ठीक है, तो ये चीज भी एक तरह से सिमिलर है परप्लेक्स से, क्योंकि परप्लेक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज होना। ये थोड़ा नेगेटिव वे में होता है, परप्लेक्स मतलब नेगेटिव वे में होता है, कंफाउंड मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल ऑपोजिट है? दैट इज योर एक्सप्लिसिट। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब आप इतने अच्छे से कोई चीज समझ गए हो या समझा दिया गया हो आपको या समझा रहे हो आप किसी को कि कोई भी डाउट का गुंजाइश नहीं रहे। ठीक है, नाउ एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टूड हियर इन द क्वेश्चन? सही आंसर आपका बी ऑप्शन है, दैट इज एक्सप्लिसिट। कोई वर्ड ऐसा जो आपको सही से समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? चलिए, सबको समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही। लेट मी टेक एनी अटेंडेंस। अगर डाउट है तो हैंड रेस वगैरह कर लीजिए। एंड फॉर प्रैक्टिस पर्पस आई एम गोइंग टू सेंड यू अनदर पीडीएफ। एक पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी इसी तरह का। ठीक है, यहाँ पर और एक पैसेज है, ठीक है, इसी फाइल में। ठीक है, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, और उसमें आपको वो सेकंड वाला जो पीडीएफ है, उस सेकंड वाला जो पैसेज है उसको पढ़ना है और उसके पढ़ के अकॉर्डिंग आपको खुद से आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैं समझा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप आंसर आराम से कर पाते हो, लेकिन खुद से एक बार करके आप ट्राई करिए कि आपसे खुद से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑलराइट, ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रही हूँ कि आंसर बिल्कुल नहीं करते। बच्चे माइक म्यूट रखिए, अटेंडेंस से नाम कट जाएगा आपका। यस, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंसर बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, सी आई कैन लुक हियर। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कितने बच्चों ने कितनी बार यहाँ पर मैसेज किया है मुझे। ठीक है, तो वो मैसेज मैं देख भी पा रही हूँ कि कितने बच्चों ने किया है मुझे कौन सा मैसेज। तो अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन रहती है कि कितने बच्चों ने मैसेज किया, कितने बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन बच्चों का यहाँ पर क्लास परफॉर्मेंस रिव्यू में उनका नंबर अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका जो MRQ वगैरह होता है ना, उसमें क्लास में किस तरह आप परफॉर्म करते हैं ये भी इंक्लूडेड रहता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन के मैं क्वेश्चन कर रही थी तो वो आंसर कर रहे थे, अभी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रही हूँ तो उसका आंसर नहीं कर रहे हैं। बच्चे, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाई जा रही है जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी फॉर्मुलेट करने में, सेंटेंस को समझने में। ठीक है, पैसेज मैंने बताया आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है इफ यू वांट टू लर्न इन मिनिमम ड्यूरेशन। मिनिमम ड्यूरेशन में अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो ये चीजें पैसेज वगैरह बहुत अच्छे से सिखाता है आपको, क्योंकि यहाँ पैसेज में सिर्फ आपको कई बार होता है कि सिंपल इंग्लिश में बहुत सारे पैसेजेस लिखे होते हैं, जैसे ये पैसेज है, इसमें एक दो वर्ड्स ही ऐसे हैं जिसका आपको शायद वर्ड मीनिंग पूछना पड़े अगर आप रेगुलर पढ़ते हो इंग्लिश। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही हैं। ठीक है, तो आप रेगुलर पढ़ते ही हैं उतना। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आराम से आ जाएगा। इसके बाद एक पैसेज मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, वो पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका हार्ड में आता है। ठीक है, ये मॉडरेट है, इससे पहले हमने थोड़ा सा इजी वाला किया था। ठीक है, एक हार्ड वाला करवाऊंगी जो बहुत ही टफ होता है। ठीक है, उसका एक बार हम लोग करेंगे रीड पैसेज क्लास में ही करेंगे, क्योंकि मुझे समझाना ही पड़ेगा, आप खुद से नहीं समझ पाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, तो क्लास में ही करेंगे उसको हम, और क्लास में ही समझाऊंगी भी, और उसका फिर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टीज पता चलेगा किस तरह डिफरेंशिएटेड होता है। और इसी वजह से मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि ये चीज और एक पर्पज से मैं करा रही हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन की कोई एक्टिविटी करवाती हूँ, जैसे अगर मैंने स्पीच लिखने बोला या ऐसे लिखने बोला या फिर रिपोर्ट राइटिंग बोला या प्रेजेंटेशन बनाने बोला, तो जब भी आप ऑडियंस के सामने कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर आपके वर्ड्स सिंपल और इजी हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं जो आप आराम से समझ सकते हैं या आपकी ऑडियंस, हर एक ऑडियंस जो है आराम से समझ सकती है, तो इस केस में क्या होगा कि आप बहुत आराम से यहाँ पर आपकी ऑडियंस अच्छे से आपकी बात सुनेगी भी और एंजॉय भी करेगी। लेकिन अगर आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट पैसेज कराऊंगी, उसके वर्ड्स आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स
जो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग शायद आपको डिक्शनरी में पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आए, ऐसे वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं अपने स्पीच में या डिबेट में या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस जो होती है या तो वो ये सोचेगी कि ये इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा सोचेगी कि वो आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ अपना ओपिनियन नहीं बताना चाह रहे हैं, इसीलिए आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो विच इज नॉट गुड फॉर अ स्पीकर और एनी पर्सन हु वांट्स टू बी इन अ लीडर पोजीशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में आप लीड करें, इस पोजीशन पे ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। कोई भारी भारी वर्ड्स यूज करने से आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो जाएंगे। आप सिंपल वर्ड्स यूज करिए, उन वर्ड्स को यूज करना है जिससे आपकी जो ऑडियंस है, भले एक है या 10,000 है, सभी आपसे कनेक्शन बिठा पाए। ठीक है, सबसे आपका कनेक्शन हो जाए, सबको समझ में आए जो चीजें आप यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10,000 में से सारे ही लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं, उसमें से कम 90% भी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, देन यू आर अ सक्सेसफुल स्पीकर। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्सन से 1 to 1 फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो भी पर्सन है उसको अच्छी तरह समझाना है, जो भी डाउट है उसके वो सारे क्लियर करने हैं, ताकि जो भी आपने बोला वो समझ में आ जाए उसे। ठीक है, ऑलराइट, सो आई विल सेंड दिस फाइल एंड यू हैव टू सॉल्व द सेकंड पैसेज एंड अटेंडेंस मैंने ले लिया है। Okay, there is a message for me here. See, occasionally आप यूज करते हैं, then it is okay. ठीक है, occasionally मतलब मान लीजिए कि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के साथ हैं और वो लोग बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो उनके सामने आप छोटे वर्ड्स यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है, जो ऐसा सोचते हैं कि हम अगर अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं तो हम अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, हम अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके सामने आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे कोई अच्छे लोग हैं जिनको कम्युनिकेशन से एक्चुअल फर्क पड़ता है, मैसेज समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के सामने आप कोशिश करिए कि बहुत हैवी हैवी वर्ड्स आप बिना मतलब के, कोई बिना रीजन के यूज ना करें। ठीक है, शशि थरूर के सामने आप डिफिकल्ट वर्ड्स क्यों नहीं यूज करेंगे, इसके मैं 10 रीजंस तो नहीं, कम से कम 5 रीजंस आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, जो भी डाउट होगा बचा के रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर लेंगे। ये फाइल मैं सेंड कर दूंगी, सेकेंड पैसेज आप बना दीजिएगा अपने से, ट्राई करिएगा, गलत होगा कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पर ट्राई करेंगे बनाने का। ठीक है, ऑलराइट।